आपके अकॉर्डिंग दीज गुड फर्म्स, दीज एस्टैब्लिश्ड फर्म्स, वो एक बच्चे में या उसके पोर्टफोलियो में क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स देखते हैं जो उनको उस बच्चे को पर्टिकुलरली चूज करने में हेल्प करता है? जो भी तुम प्रोजेक्ट कर रहे हो, जो भी तुम असाइनमेंट कर रहे हो, वो ये सोच के चलो कि ये मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट बनने वाला है और इस पोर्टफोलियो को मुझे कल को एक फर्म को दिखाना है या किसी हार्वर्ड में या किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को दिखाना है फॉर एडमिशन। अगर आपका माइंडसेट वो होगा तो आप इमेजिन करो आप किस तरह का प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करोगे। जैसे हम अपने बच्चे को बोलते हैं कि हर आंसर ऐसे दो कि एक अवार्ड विनिंग आंसर कैसे बन सकता है। सो आई थिंक दैट अप्रोच, उसकी सोच बिल्कुल डिफरेंट दिखनी चाहिए आपके प्रोजेक्ट में। हमारे पॉडकास्ट पे और भी आर्किटेक्ट्स आते हैं एंड दे क्लेम कि जो स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है एंड जो रियल साइट पे नॉलेज चाहिए, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आई वॉन्ट टू नो कि हाउ डू यू कॉन्ट्रोडिक्ट दिस? कॉन्ट्रोडिक्ट तो नहीं, पर मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ। ओके। वो ये है कि यस, हमें जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी इनपुट्स एकेडमिक्स में बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये तो होना ही चाहिए। बट यहाँ पर जो एकेडमिक्स का रोल है वो भी समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि वर्ल्ड ओवर यूनिवर्सिटीज़ उस रोल को समझती हैं। जितनी भी इनोवेशन हो रही है वर्ल्ड ओवर, जो भी रिसर्च बेस्ड इनोवेशन हो रही है, वो एकेडमिक्स से आ रही है। क्योंकि एकेडमिक्स में एक फ्रीडम होती है, एक सेंस ऑफ फ्रीडम बच्चे को दी जाती है, उसके पास टाइम होता है टू डेवलप कॉन्सेप्ट्स जो कि वो शायद प्रोफेशंस में जब उसके ऊपर नॉर्म्स और उसके ऊपर जब बहुत सारे चीज़ों के कंस्ट्रेंट्स आ जाएंगे तो वो नहीं कर पाएगा। एकेडमिक्स वो टाइम है जिसमें बच्चा अपना थॉट प्रोसेस डेवलप कर सकता है, अपनी आइडेंटिटी डेवलप कर सकता है, ताकि वो एक हटके आर्किटेक्ट बने। ये एकेडमिक्स का बहुत बड़ा रोल है विच वी हैव टू एस्टेब्लिश अलॉन्ग विथ प्रोफेशन। तो ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों ऐसा होता है कि आर्किटेक्ट्स जब फ्रेशर्स को हायर करते हैं तो उनको लगता है कि इनको कोई नॉलेज नहीं है एंड सिर्फ एक थ्योरेटिकल अप्रोच है इनकी एंड प्रैक्टिकली कुछ नहीं है? जो प्रोफेशनल आर्किटेक्ट्स हैं उनको थोड़ा सा अपना टाइम भी याद करना चाहिए। जब वो पास आउट हुए थे तो ऑब्वियसली अगर आप एक क्लाइंट के साथ काम कर चुके हैं 2 प्रोजेक्ट्स पे, 3 प्रोजेक्ट्स पे, तो आपका थिंकिंग लेवल डिफरेंट होगा। आप एक फ्रेशर आर्किटेक्ट से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो उस लेवल पे सोच पाए जिस पे आप सोच रहे हैं? मैं कहूँगा ये गलत है थिंकिंग। आपको हैंड होल्डिंग करनी चाहिए, आपको समझना चाहिए कि वो एक वहाँ से आ रहा है, उसकी जो स्ट्रेंथ्स हैं उस पर बिल्ड करना चाहिए। इफ़ यू कुड गो बैक टू योर कॉलेज डेज, क्या ऐसी एक चीज़ होती दैट यू कुड हैव डन डिफरेंटली, यू थिंक, जो आज आपको इन अ बेटर सिचुएशन probably you could have found yourself? अगर मैं ये कहूँ कि क्या चीज़ है जो मैं कुछ डिफरेंट कर सकता था, तो यस, जैसे मैंने कहा कि मैं शायद जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो मैंने दिल्ली में ट्रेनिंग ली, तो मैंने एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग ली विच वॉज द न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। वाओ, तो ओके। उसमें मे बी इट वॉज गुड इन सम वेज बिकॉज मुझे गवर्नमेंट जो एनडीएमसी इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट कॉरपोरेशंस इन इंडिया, तो मुझे पता चला कि उनकी वर्किंग कैसे हो सकती है। बट शायद मैं किसी मल्टीनेशनल फर्म के साथ भी काम कर सकता था, तो वो भी अच्छा एक्सपोजर होता। तो शायद मुझे ये लगता है कि वहाँ पे भी मुझे कुछ और एक्सप्लोर कर लेना चाहिए था। I want to know, as an architect, what is the highest amount that you have charged? Okay. So I'm not going to say a figure. Is it 8 figures? Is it what? I just want to have a rough idea.